Hello students, how are you? Students, in our earlier video, we were discussing about the industrialization. So today we will discuss before the industrial revolution. Okay, let's start this chapter. देखिए बेटा कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम किसी भी फैक्ट्री या किसी भी कंपनी में अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो हमें कहाँ किसके बाद उससे कैसे पता चलता है कि वहाँ पर अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि जो फैक्ट्रीज़ थी उनका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से मतलब ही निकालते हैं ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़। या जब हम बात करते हैं कि वर्कर्स की, तो हम भी फैक्ट्री वर्कर से ही उसका मतलब निकालते हैं कि वर्कर का मतलब ये है जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। और अगर हम जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तो वो हमारा मतलब किससे होता है कि वो सभी काम जो हम इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, यानी जिन चीज़ों का प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वही चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जो हिस्टोरीज थी, यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो हिस्ट्री थी, वो सबसे पहले फैक्ट्रियों की जो स्थापना से लेकर ही स्टार्ट होती है। तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम विच स्टडीज, और इस सोच पर लोगों की बहुत बड़ी समस्या थी। व्हेन even before factories began to dot the landscape in England and Europe, there was a large scale industrial production for an इंटरनेशनल मार्केट। अगर हम ये देखें कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियाँ जब तक नहीं आई थी तो उन फैक्ट्रियों की जो स्थापना से पहले ही इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़े पैमाने पर जो है बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पूरे इंटरनेशनल मार्केट के लिए होने लगा था। देयर वाज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्रीज, और वो फैक्ट्रीज पर बेस नहीं था, यानी फैक्ट्रीज में नहीं होता था। तो इसीलिए मैनी हिस्टोरियंस नाउ रेफर टू दिस फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसलिए कुछ जो हिस्टोरियंस हैं, यानी जो इतिहासकार हैं, वो इस चरण को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जानते हैं। यानी ऐसी स्टेज जब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ में नहीं होता था। ठीक है, फैक्ट्रीज़ में नहीं होता था, घर से या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के द्वारा होता था, उसको प्रोटो इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। इन द 17th and 18th कंट्रीज 17th and 18th centuries, merchants from the टाउन इन यूरोप बिगन मूविंग टू द कंट्री साइड। जो 17 और 18 सेंचुरी की अगर हम बात करें तो क्या थे, वहाँ पर जो मर्चेंट्स थे वो कहाँ पर जाने लगे थे, गांव में जाने लगे थे, और वहाँ के जो किसान थे, आर्टिशियंस थे, उनको वो पैसा देने लगे थे। ठीक है, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए किसी भी जो भी वो फसल उगा रहे हैं उसका उत्पादन कर सकें। ओके, तो उस समय हमारा जो पूरा वर्ल्ड है उसका सभी भागों में उसने क्या कर लिया था, वहाँ पर उपनिवेशों की स्थापना के साथ साथ चीज़ों की मांग भी बढ़ने लगी थी। और उस समय जो पूरे वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड ट्रेड भी इंक्रीज़ हो चुका था, तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। तो इस मांग को पूरा करने के लिए अगर केवल शहरों में ही हम प्रोडक्शन करते रहते तो वो हमारा कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, हम डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पाते थे, तो प्रोडक्शन करते हुए हम जो है उत्पादन को बढ़ा नहीं सकते। यही कारण है कि जो शहरों में जितने भी आर्टिशियंस थे या जो अर्बन क्राफ्ट्स थे एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल। शहरों में बहुत सारे अर्बन क्राफ्ट्स और जो ट्रेड गिल्ड्स थी वो पावरफुल हो गई। गिल्ड्स क्या होते हैं? गिल्ड्स वर एसोसिएशंस ऑफ प्रोड्यूसर डेट ट्रेंड क्राफ्टमैन। गिल्ड्स एक ऐसा संगठन है प्रोड्यूसर्स का जो कि क्राफ्ट्स पीपल को ट्रेंड करती है, मेंटेन और कंट्रोल करके रखती है प्रोडक्शन को, और रेगुलेट जो कंपटीशन है और जो प्राइस है उनके ऊपर नियंत्रण करके रखती है। ठीक है, उनके मूल्य को तय करती है। और जितने जो ट्रेडर्स होते हैं उनको नए लोगों जो ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेड में नए नए लोग होते हैं, उन लोगों को आने से
रोकती है, यानी नए नए लोगों को आने नहीं देती। ठीक है। रूलर ग्रांट डिफरेंट गिल्ड्स टू मोनोपोली ऑफ टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। कभी कभी क्या होता था, रूलर्स जो होते थे वो जो गिल्ड्स होती थी उन पर गिल्ड्स को किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन पर या उनके ट्रेड पर उनको मोनोपोली दे देती थी, यानी उनका क्या है, एकाधिकार हो जाता था, मोनोपोली राइट्स दे दी जाती थी। इट वाज देयर फॉर डिफरेंट फॉर न्यू मर्चेंट टू सेट अप therefore difficult for new merchant to set up business in town। इसलिए जो नए मर्चेंट्स उठते थे उनके लिए शहर में जो ट्रेड को इस तरह का व्यापार करने में उनको परेशानी होती थी। सो दे टर्न टू द कंट्री साइड, और इसलिए वो कहाँ पर चले गए, कंट्री साइड में चले गए। इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट एंड आर्टिशियंस बिगन वर्किंग फॉर मर्चेंट्स। और कंट्री साइड्स में जो गरीब किसान थे या आर्टिशियंस थे उन्होंने किसके लिए वर्क करना शुरू कर दिया, मर्चेंट्स के लिए। एज यू हैव सीन इन द टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर, आप लास्ट ईयर में देख चुके हैं कि देयर वाज अ टाइम व्हेन ओपन फील्ड वर डिसअपेयरिंग एंड कॉमन्स वर बिगनिंग एंड क्लोज। कि एक ऐसा टाइम हो गया था जो कॉमन्स को बढ़ोतरी हो रही थी और जो खुले खुले खेत थे जो इधर उधर बिखरे हुए थे वो ख़त्म होते जा रहे थे। अब लोगों के लिए अपनी ज़मीन से जो ईंधन, लकड़ी, बोरी, सब्जी, भूसा, चारा, बीज आदि से जो अपना काम चलाते थे, ऐसे छोटे छोटे किसान और गरीब किसान क्या है वो बिल्कुल ही नष्ट हो चुके थे। उनको नए सोर्सेज ढूंढने पड़ रहे थे अपने अर्निंग के लिए। ठीक है। बहुत से पास तो छोटे छोटे खेत थे, तो उनमें उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भरता था, यानी छोटे छोटे खेतों से घर का काम नहीं चलता था। तो क्या किया, इसके लिए वहाँ जो मर्चेंट आए थे उन्होंने उनको प्रोडक्शन के लिए एडवांस दे दिया, तो किसान जो है तुरंत तैयार हो गए। अब जितने भी मर्चेंट्स थे, मर्चेंट के लिए काम करते हुए वे गांव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। यानी जो किसान, जो मर्चेंट्स ने जिन किसानों को पैसे दिए थे, एडवांस दिया था, वो गांव में रहकर ही अपने खेतों को देख सकते थे। इससे क्या हुआ, जो हमारा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी वजह से जो हमारे प्रोडक्शन में हम लोग को जो प्रोडक्शन में जो बेनिफिट्स होते थे उन बेनिफिट्स ने खेती के कारण सीमित आय बहुत ही योगदान दिया है। ठीक है। यानी अब क्या था कि जो लोग खेती के कारण क्या था ना, उनकी इनकम जो है बहुत ही कम होती जा रही थी। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम लेबर को यूज़ करने का मौका भी मिल गया था। ठीक है। जो इससे क्या हुआ, ये जो टेक्निक आई, इससे जितने भी लोग थे, ठीक है, यानी गांव और शहर के बीच क्या हो गया, एक बहुत ही अच्छा लिंक बन गया। वो बहुत ही ज़्यादा उनके रिलेशन अच्छे होने लगे। मर्चेंट्स वर बेस्ड इन town, but the work was done क्लोज मोस्टली इन कंट्री साइड। मर्चेंट क्या कहते थे, मर्चेंट जो थे बेसिकली वो कहाँ से थे, वो शहरों से थे, लेकिन वो उनका काम ज़्यादातर कहाँ होता था, गांव में होता था। इंग्लैंड में जो कपड़े के व्यापारी थे, जो कपड़े का काम करते थे, उनको क्या कहते थे, वो क्या करते थे, स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। यानी ऊन खरीदी और उसे जो सूत काटते थे उनके पास पहुंचा देते। इससे क्या होता, इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों या फुलर्ज और या जो उनको कलर करते हैं उनके पास ले जाया जाता था। लंदन में जो कपड़ों की फिनिशिंग होती थी, उसके बाद जितने भी एक्सपोर्टर ट्रेडर्स थे वो कपड़े को कहाँ बेचते थे, इंटरनेशनल मार्केट में बेचते थे। लंदन इनफैक्ट केम टू बी नाउन एज द फिशिंग सेंटर। लंदन क्या है, किस नाम से जाना जाता है, फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर हर एक प्रोडक्ट की जो है फिनिशिंग की जाती थी। ओके। द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन
इंडस्ट्रियल सिस्टम वाज पुट पार्ट नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज, और जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वहाँ वहाँ का जो पार्ट था, यानी वो जो से किससे मिला हुआ था, वो वहाँ पर पार्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंज, वहाँ पर जो है कमर्शियल एक्सचेंज का आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा था। It was controlled by merchant and the goods were produced by vast number of producer। ये merchants के द्वारा क्या होता था, कंट्रोल होता था, और गुड जो प्रोड्यूस किए जाते थे वो किसके साथ, नंबर ऑफ किसान, बहुत सारे किसान उसको जो है कमर्शियल, बहुत सारे किसान जो इकट्ठे थे, ठीक है, यानी वो गिल्ड्स के साथ थे। इट वाज द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म्स, और इस बार क्या हुआ कि बहुत सारे नंबर जो है फार्मर्स के वो प्रोड्यूस करने लगे, काम करने लगे विद इन देयर फैमिलीज, अपनी फैमिलीज में। बाय वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म्स, और कैसे करते थे, क्योंकि बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके स्थान पर लोग क्या है घर से ही काम करते थे, और ये जितने भी मर्चेंट्स थे ये उनको कंट्रोल करके रखते थे, ठीक है। जितना भी प्रोडक्ट वो कहाँ पर होता था, जितने भी मर्चेंट्स थे वो अब कंपनी पर अपना नियंत्रण रखने लगे थे, और जितना भी प्रोडक्शन होता था वो कारखानों की जगह घर से होता था। ओके, अब जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन के हर एक चरण में जितने भी सौदागर होते थे, ठीक है, 20 से लेकर 25 जो लेबर होते थे, लेबर से काम करवाया जाता था। और इसका मतलब ये है कि कपड़ों के हार सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे, यानी कपड़े की हार के बाद जब कपड़े नहीं भी होते थे तो भी बहुत सारे लोग उनसे काम करते थे। नेक्स्ट है द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज, और इस तरीके से बहुत सारे नंबर ऑफ द बहुत सारे वर्कर्स जो होते थे वो उनके साथ करते थे देयर फैमिली फार्म्स में ही, नॉट इन फैक्ट्रीज, बहुत सारे, ठीक है, वर्कर्स काम करने लगे। एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20 to 25 वर्कर वाज एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट। तो इस तरीके से हर एक स्टेज पर 20 से लेकर 25 वर्कर्स जो है मर्चेंट की हर एक स्टेज पर होते थे। इसका मतलब ये हुआ कि द क्लोथियर वाज कंट्रोलिंग 100 ऑफ वर्कर, यानी जितने भी जो कपड़ों के जितने भी मर्चेंट्स थे उनके पास लगभग 400 से भी ज़्यादा लोग काम करते थे। द कमिंग ऑफ द फैक्ट्रीज, अब किस तरीके से फैक्ट्री आनी शुरू हुई, ठीक है बेटा। अभी तो हमने पढ़ा कि बिना फैक्ट्रीज़ के भी काम होता था, मर्चेंट्स ने लोगों को एडवांस देकर उन्होंने वर्क करवाना शुरू कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे फैक्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड कम अप बाय द 70-30s, और जो इंग्लैंड में 70s-30 में बहुत नए नए कारखाने खुलने लगे, वहाँ पर बहुत नई नई कंपनियाँ आने लगी। और 18th सेंचुरी के लास्ट तक तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आ गई थी, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज आ गई थी। इस दी सिंबल ऑफ न्यू एरा वाज कॉटन, और ये जो नया एरा है, नया जो युग है, इसमें सबसे पहला किसको, कॉटन को हम नए युग का प्रतीक मानते हैं, सिंबल मानते हैं। इस प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी, और इसके प्रोडक्शन में 19th सेंचुरी के लास्ट में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। और 1760 ब्रिटेन वाज इम्पोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रॉ कॉटन टू फीड इट्स कॉटन इंडस्ट्री। जो 1760 में ब्रिटेन इम्पोर्ट करता था 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन को, ठीक है, अपनी जितनी भी कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए। और 1787 में ये इम्पोर्ट बढ़कर कितना हो गया, ये इम्पोर्ट 22 मिलियन पाउंड हो गया, ठीक है। और इससे क्या हुआ, दिस इंक्रीज वाज लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ
चेंज विद द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। और ये इससे क्या हुआ, बहुत ही सारे जितने भी हमारे प्रोडक्शन की जो भी प्रक्रिया थी उसमें बहुत सारे बदलाव का ही ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से बदलाव आए थे। अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन इन 18th century increased the efficiency of each step of the production process, just like carding, twisting, spinning, rolling। 19th सेंचुरी में ऐसे बहुत सारे आविष्कार हुए जिनके कारण जो हमारे प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया थी उनमें हर एक स्टेज में उनकी जो है वैल्यू, उनकी जो कुशलता है वो बढ़ती गई। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ती गई, एफिशिएंसी बढ़ती गई। दे एनहेंस द आउटपुट पर वर्कर। और इससे क्या हुआ, जो प्रति मजदूर जो है उत्पादन वो बढ़ गया था। और अब क्या करते थे, पहले से भी ज़्यादा मजबूत धागे और रेशे का अब प्रोडक्शन होने लगा था। ठीक है, देन रिचर्ड आर्कराइट क्रिएट कॉटन मिल। फिर रिचर्ड आर्कराइट थे, उन्होंने कॉटन मिल लगाई, कॉटन मिल की स्थापना की। अब तक कपड़ा क्या था, पूरे जितने भी कंट्री साइड है वहाँ पर, यानी पूरे विलेज एरियाज तक फैल चुका था क्लॉथ प्रोडक्शन जो था। ठीक है, एंड बट नाउ द कॉस्टली न्यू मशीन कुड बी परचेज्ड, सेट अप, मेंटेनिंग द मील। और अब क्या था कि जब ये कपड़ा का प्रोडक्शन था वो पूरे गांव में फैल गया था, तो ये अब इस काम को लोग अपने घर में करने लगे। ठीक है, अब काम लोग जब अपने घर से करने लगे, अपने घर से करने लगे, लेकिन जब अब क्या है, महंगी नई मशीनें खरीद कर उन्हें कारखाने में लगाया जाने लगा था। नई नई मशीनें लाने लगे थे लोग, तो अभी घर से काम करते, लेकिन जो मर्चेंट्स थे वो नई मशीनें लेकर आए। अब वो ये काम एक ही छत के नीचे करते थे और मालिक की आंखों के सामने करते थे। इसके कारण जो प्रोडक्शन था, जो इतना भी हमारा प्रोडक्शन प्रोसीजर था, उस पर बहुत ही अच्छे से निगरानी रखी जा सकती थी। और क्या था, ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस वॉच ओवर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को भी वॉच किया जा सकता था। ठीक है, और इस पर मजदूरों पर भी रखी जा सकती थी। जब तक जितने भी गांव, ये सारा उत्पादन जो है जब तक गांव में हो रहा था, तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती थी। यानी हम जितने भी लेबर्स हैं, लेबर्स को नहीं देख सकते थे कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। इन द अर्ली 19th century फैक्ट्रीज इंक्रीजली बिकम एन इनिमेट पार्ट ऑफ इंग्लैंड लैंडस्केप। 19th century में के स्टार्टिंग में जो फैक्ट्रीज हैं वो इंग्लैंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई थी इंग्लैंड की ज़मीन पर। सो विजिबल वर द इम्पोजिशन न्यू मील्स। और इससे क्या हुआ, नई जो टेक्नोलॉजी थी, नई टेक्नोलॉजी की जो ताकत थी वो बहुत ही प्रभावशाली दिखाई दे रही थी कि उन्हें देखकर लोगों की आंखें क्या है, लोगों की आंखों के सामने बहुत रोशनी आ जाती है, उनकी आंखें चुंधी आ जाती हैं जैसे। ठीक है, और जो लोग हैं अब उनका ध्यान कारखानों पर ही टिका रह जाता था। वे इस बात को बिल्कुल ही भूल गए थे, या ये बात उनकी आंखों से बिल्कुल ही कहीं गायब हो गई थी कि जो उनकी आंखों, जहाँ पर ये काम होता था, जिन गलियों में या जिन वर्कशॉप में ये काम होता था, वहाँ पर अभी भी इस तरह का काम यानी प्रोडक्शन का काम किया जाता है। ओके।